नमस्कार विद्यार्थियों, मैं PR जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नाम। आज हम BA प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भारतीय एवं कला संस्कृति से संबंधित है। उसमें हम गुप्त युगीन और मध्ययुगीन वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। अब तक हम वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध एवं जैन काल में वर्ण व्यवस्था, सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था, मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था, उत्तर मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम गुप्त युग एवं मध्य युग में वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त युग है वो भारत में 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक, एवं मध्य युग है 7वीं से 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। हालांकि 12वीं शताब्दी तक मान लिया जाता है जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। एक मध्य युगीन के भी अलग अलग भाग है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो हम पूर्व मध्यकाल और गुप्त युगीन वर्ण व्यवस्था का आज अध्ययन करेंगे। मौर्य उत्तर काल में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का जो रूप विकसित हुआ वही रूप है वो गुप्त युग और मध्य युग में भी विद्यमान रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण समाज में विद्यमान थे और जिस व्यक्ति का जिस वर्ण में जन्म हुआ उसी वर्ण का वह माना जाता था। इस युग में वर्ण परिवर्तन असंभव था। अनेक ऐसे राजा हुए हैं जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, जैसे शुंग, कण्व। इनके बाद भी अनेक राजा हुए हैं जिन्होंने अनेक व्यक्ति हुए जिन्होंने राज सिंहासन को प्राप्त किया, क्षत्रिय कर्म करते रहे, लेकिन फिर भी उनको ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत ही माना गया। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि मयूर शर्मा या मयूर शर्मन नामक एक ब्राह्मण थे जिन्होंने कांची के पल्लव राजा को पराजित कर पल्लव राज्य के एक प्रदेश पर अधिकार कर लिया और बनवासी नामक नगरी को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र राज्य कायम किया। मयूर शर्मा ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में 18 बार अश्वमेध यज्ञ वो किए थे। मयूर शर्मा का काल है वो 4वीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है। मयूर शर्मा ने जो नया वंश प्रारंभ किया बनवासी में, उन्हें कहा जाता है कदम वंश। इतिहास में पढ़ते हैं बनवासी के कदम। हैनशांग के समय 7वीं शताब्दी में हैनशांग ने लिखा है, उज्जैन जीहोती महेश्वरपुर के राजा है वो ब्राह्मण वर्ण के थे। केवल ब्राह्मण ही नहीं, वैश्य और शूद्र भी राजा हुए हैं जो गुणक्रम अपनाकर राजा बनने में तो सफल हुए, लेकिन अपना वर्ण है वो बदल नहीं पाए। इतिहास में उनका उल्लेख है वो वैश्य राजा, ब्राह्मण राजा या शूद्र राजा के रूप में ही होता है। हम देखते हैं कि थानेश्वर के वर्धन वंशी राजाओं को वैश्य वर्ण का माना जाता है। जो थानेश्वर के वर्धन वंशी राजा थे, जैसे प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन इत्यादि, तो उनको वैश्य वर्णी माना जाता है। हैनशांग ने 7वीं शताब्दी में सिंध के शुद्ध राजाओं का उल्लेख किया है। तो इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि गुप्त युग और उसके बाद में वर्ण का आधार है वो जन्म को माना गया, ना कि गुण एवं कर्म को। जबकि पहले प्राचीन, इससे पहले के काल में हमने देखा उत्तर मौर्य काल में जितने भी भारत में विदेशी लोग आए, शक, हूण, कुषाण, यवन, पहलव और उनके पुरोहित, तो उनको क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण वर्ण में शामिल कर लिया गया था। लेकिन गुप्त काल तक आते आते
वर्ण का आधार है वो गुण कर्म नहीं होके जन्म हो गया, जन्म के आधार पे ही उनका वर्ण माना जाता। इस युग में चातुर्वर्ण के वे ही क्रम माने गए जो प्राचीन स्मृतिकारों ने बताए गए थे। हैनशांग ने भी चारों वर्णों का उल्लेख करते हुए कहा कि परंपरागत रूप से वे ही कर्म प्रतिपादित थे जो वर्णानुसार थे। हर्षवर्धन के ताम्र लेख में हर्षवर्धन को वर्णाश्रम व्यवस्थापक प्रवर्त चक्कर अर्थात वर्णाश्रम धर्म को व्यवस्थापित करने वाला कहा गया था। हर्षवर्धन ने वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम के जो अलग अलग वर्णों के अलग अलग आश्रम थे, अलग अलग धर्म थे, तो उनको पुनर्स्थापित करने वाला कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि सभी वर्णों को अपने अपने धर्म और कार्यों में स्थिर रखना राजा का कर्तव्य माना जाता था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण ने भी हर्षचरित्रम नामक में लिखा है कि राजा हर्षवर्धन को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला कहा गया है। 10वीं शताब्दी के अंत में महमूद गजनवी के साथ जो अरबी विद्वान अलबरूनी आया था, तो उन्होंने भी लिखा कि इस देश में समाज के विभिन्न वर्गों के अपने अपने कर्म नियत थे तथा तो राजा का यह कर्तव्य था कि देश के विभिन्न वर्गों को अपने अपने कर्मों में नियत रखे और अपने अपने कार्यों का दूसरे के कार्यों में अतिक्रमण न करने दे। जो कोई वर्ण का व्यक्ति या वर्ग का व्यक्ति दूसरे के कर्म में हस्तक्षेप करता या करने का प्रयास करता तो उसे दंड दिया जाता था। चातुर्वर्ण का आधार जन्म होने के कारण ब्राह्मणों की स्थिति है वो सर्वोच्च हो गई। महाकवि बाण ने भी लिखा है कि असंस्कृत ब्राह्मण भी अपनी जाति के कारण माननीय होता था। असंस्कृत से तात्पर्य है कि जिसमें संस्कृति का ज्ञान नहीं है, जो संस्कारवान नहीं है, वो भी ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के कारण सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी था। वैश्यों का एक वर्ग समृद्ध श्रेष्ठियों और सार्थवाओं का था, तो दूसरा है शिल्पियों और कर्षकों का था। महर्षि पतंजलि के अनुसार शिल्पी शूद्र वर्ण के माने जाते थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में शूद्रों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वार्ता, कौटिल्य ने कहा है कि वार्ता है वो वैश्यों का है, तो वार्ता से तात्पर्य है कृषि, व्यापार, वाणिज्य को शामिल किया गया है। इस प्रकार जब वैश्य और शूद्र दोनों वर्ण शिल्प और कृषि क्रम को अपना ले तो उनकी सामाजिक स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। अतः कृषि द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य है वो शूद्र के समान हो गए। प्राचीन काल में पढ़ना और यज्ञ करना वैश्यों के कार्य थे, किंतु कालांतर में वेदादि के अध्ययन की उपेक्षा करने लगे और उनकी शिक्षा है, उनकी पढ़ाई है, वो उनके व्यापार और शिल्प तक ही सीमित रह गई। जो व्यापार करते, जिस शिल्प की वो शिक्षा लेते, जो उनका परंपरागत शिल्प था उसी की उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। वेद शास्त्रों की शिक्षा प्रदान उनको नहीं की जाती या वो नहीं करना चाहते थे। गुप्त काल के बाद मध्ययुगीन भारत में वर्ण का आधार जन्म रह गया था। गुप्त काल में भी जन्म ही हो गया था। जन्म के आधार पर व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माना जाता। अब यह कदापि संभव नहीं था कि कोई भी व्यक्ति विद्वता या कर्मों के आधार पर ब्राह्मण वर्ण में या वीरता या क्षत्रियोचित राजसत्ता के आधार पर क्षत्रिय वर्ण में शामिल हो सके, या किसी व्यक्ति का जन्म वैश्य कुल में हुआ तो विद्वान एवं यागी कर्मकांडी होने पर वह वैश्य ही कहलाएगा, ना कि ब्राह्मण। यदि कि कोई व्यक्ति सैनिक शक्ति से राजसत्ता प्राप्त करने पर में भी सफल हो जाता है तो भी वह वैश्य समझाया जाएगा। गुप्त काल में चातुर्वर्ण्य इसी रूप में प्राप्त हो चुका था। आज भी भारत में यही स्थिति विद्यमान है। अर्थात गुप्त काल के अंदर आते आते चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है वो बहुत ही कठोर हो गई, उसमें लचीलापन धीरे धीरे समाप्त हो गया और वर्ण का आधार है वो गुण और क्रम नहीं होके जन्म आधारित हो गई। जिस व्यक्ति का जन्म जिस वर्ण में हुआ है उसको उसी वर्ण का माना जाने लगा। इस प्रकार से हमारा वर्ण व्यवस्था से संबंधित ये अध्याय है आज पूर्ण हुआ। अगले अध्याय में हम आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद बच्चों ध्यानपूर्वक सुनने के लिए।